हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 जो पार्ट है अध्याय नंबर 2, जिसमें से आपको पता है प्रिकॉशंस कैसे आने। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का आने वाला, ठीक है, 1 नंबर का प्लस एक आएगा 4 नंबर का, अर्थात इसमें से एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक प्रश्न आना है। तो उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। अतः क्योंकि इसमें से 1 नंबर का अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, अतः इसको बारीकी से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका सही जवाब आपको दिख रहा होगा, फुतूह अल बुल्दान नामक जो किताब है उसमें मिलना है, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश के बारे में देखिए तो सबसे पहले इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठा और 1232 ईस्वी तक ये रहा। अब ये इल्तुतमिश था कौन? देखिए, ये जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका दामाद था एवं इसका उत्तराधिकारी, ठीक है। दोनों चीजें याद रखना, ये ऐबक का तो क्या था, दामाद भी था एवं उत्तराधिकारी दोनों था ये, ठीक है। ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी दोनों था, ठीक है। इसके बाद में ये इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य, या हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का संगठन करता था या इसकी स्थापना करता था, ये भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वास्तविक संगठन करता किसका? मुस्लिम साम्राज्य का। किसका? मुस्लिम साम्राज्य का, ठीक है। इसके बाद में अगली बात इसके बारे में पढ़े तो सबसे पहले देखो इसने क्या क्या कौन कौन से युद्ध जीते, किन किन को अपने अधिकार में किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सन 1226 में, ठीक है, 1226 ईस्वी में इसने रणथंबोर, किसको? रणथंबोर का जो किला है उसको अपने अधीन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। किसने किया? इल्तुतमिश ने। वहीं पर 1223 ईस्वी में, कब? 1223 ईस्वी में इसने मालवा का जो बिल्ला नामक जो दुर्ग है उसको भी इसने जीता, ठीक है। मालवा के बिल्ला दुर्ग को भी इसने जीता। वहीं ग्वालियर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी इसने अपने अधीन किया। तो आप ये कह सकते हैं ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र एवं राजस्थान का जो जालोर है उसके आसपास का क्षेत्र भी इसने क्या किया? जीता, ठीक है। कौन कौन से हो गए देखो, सबसे पहले 1226 ईस्वी में इसने किसको जीता? रणथंबोर को जीता। 1223 ईस्वी में किसको जीता? मालवा के बिल्ला दुर्ग को इसने जीता। इसके अलावा ग्वालियर और जालोर को भी इसने अपने अधीन किया, इसने इल्तुतमिश ने। वहीं पर इसकी देखो प्रमुख बात क्या आती है, उस समय एक मंगोल योद्धा, या हम कह सकते हैं मंगोल चंगेज खां, यानी मंगोल इसका वंश था, चंगेज खां, जो बड़ी खूंखार जाति उस समय मानी जाती थी, ठीक है। बड़ी ही क्या मानी जाती थी? खूंखार जो उग्र जाति मानी जाती थी। अब इस मंगोल खां से इसने दुश्मनी मोल नहीं ली। उस समय देखो ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जो था उसकी इसने मदद नहीं की। किसने? इल्तुतमिश ने। यह आप याद रख लेना, ख्वारिज़्म शाह के पुत्र की हेल्प न करके, हेल्प न करके इसने क्या किया? मंगोल योद्धा या मंगोल जो वंश का चंगेज खां था, चंगेज खां से इसने दुश्मनी मोल नहीं ली, ठीक है। क्या नहीं ली? दुश्मनी मोल नहीं ली। ये क्या कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। इसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में ये प्रश्न पूछे तो इसने किसकी मदद नहीं की? ख्वारिज़्म शाह के पुत्र की मदद नहीं की। किसकी नहीं की? ख्वारिज़्म शाह के पुत्र की मदद नहीं की। इसके बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में जो अगला जो शासक बनता है वो बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद में रजिया सुल्तान जो शासक है वो बनती है। और ये रजिया सुल्तान कौन थी? इसी इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? सर्वप्रथम अपनी पुत्री का नाम है रजिया सुल्तान, इसको उत्तराधिकारी घोषित किया।
उत्तराधिकारी घोषित इसने किया, किसने किया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को क्या घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन जो तुर्की अमीर थे वो इसे परंपरावादी, हम कह सकते हैं कि परंपरावादी जो तुर्की जो अमीर थे वो इसे सही नहीं मानते थे और उन्होंने इसका क्या क्या विरोध किया। इस स्थिति में क्या हुआ? इस स्थिति में जो रजिया सुल्तान थी उसने अपने जो कपड़े थे, यानी जो महिला यानी स्त्री कपड़े थे, वो इसने क्या कर दिए? त्याग दिए। अब यह क्या करने लगी? पुरुषों के समान ये कपड़े धारण करने लगी। किसके समान? पुरुषों के समान इसने कपड़े धारण कर लिए। याद रखना दोबारा से, ये जो तुर्की अमीर थे, कौन थे? तुर्की जो अमीर थे ये परंपरावादी थे, ठीक है, कट्टरपंथी थे। अब इन्होंने क्या किया? रजिया सुल्तान का विरोध किया, ठीक है। किसका किया? रजिया सुल्तान का विरोध किया। ऐसी स्थिति में रजिया सुल्तान ने क्या किया? सबसे पहले पुरुषों के जो समान कपड़े थे उनको पहनना प्रारंभ कर दिया। इनको पहनना प्रारंभ कर दिया। पुरुषों के समान कपड़े जो थे उनको पहनना प्रारंभ कर दिया। और उसने दो चीजें याद रखना, एक तो कुब्बा यानी कोट कहते हैं, ठीक है, कुब्बा यानी कोट, और कुला यानी टोपी, ठीक है, दोनों इसने धारण करना प्रारंभ कर दिया। कुब्बा हम कहेंगे कोट और कुला है यानी टोपी, जो पुरुषों के समान होती थी, ये इसने धारण करना प्रारंभ कर दिया। इसने रजिया सुल्तान ने, किसने कर दिया? रजिया सुल्तान ने। याद रखना, ये इल्तुतमिश के बाद में जो अगला शासक बनता है वो रुकनुद्दीन बनता है। कौन बनता है? रुकनुद्दीन। लेकिन उसकी हत्या हो जाती है। रुकनुद्दीन के बाद में रजिया सुल्तान अपने यहाँ की वास्तविक शासक बन गई। और इसने क्या किया? क्योंकि ये अपने पिता के द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त की गई थी, अतः इसने इनका विरोध तुर्कों ने किया, तुर्की जो अमीर थे उन्होंने किया। और इनके बाद में इसने क्या किया? पुरुषों के समान कपड़े धारण करने प्रारंभ कर दिए, ठीक है। तो प्रश्न आ सकता है, ये भी प्रश्न ये होता है कि विश्व की सबसे प्रथम जो सुल्तान थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये भी आपका प्रमुख प्रश्न हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसने देखो और क्या किया? इसने क्या किया? जो मलिक जमालुद्दीन याकूत था, ठीक है, मलिक जमालुद्दीन याकूत, ठीक है, मलिक जमालुद्दीन याकूत था। इसको क्या किया इसने? अमीर अखूर, ठीक है, अमीर अखूर नामक अधिकारी बना दिया। जो क्या होता था? ये अश्वशाला का प्रधान होता था। कौन होता था? क्या होता था? ये अश्वशाला का क्या होता था? प्रधान होता था। ये किसने? रजिया सुल्तान ने इसे बना दिया, मलिक जमालुद्दीन याकूत को, ठीक है। मलिक जमालुद्दीन याकूत को इसने क्या बना दिया? अमीर अखूर बना दिया। और इसका मतलब क्या होता है? अश्वशाला का प्रधान। क्या होता है? अश्वशाला का प्रधान इसने नियुक्त कर दिया। अब इसका भी क्या करेंगे? अमीर जो तुर्क है वो इसका भी विरोध करेंगे। क्या करेंगे? इसका भी विरोध करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो तुर्की जो अमीर थे वो इससे नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज हो गए। भाई इसने जैसे ही मलिक जमालुद्दीन याकूत को इसने अमीर अखूर घोषित किया, अश्वशाला का प्रधान बनाया, वैसे ही जो ये तुर्की अमीर थे वो इससे क्या हो गए? नाराज हो गए। अब क्या होती है? मलिक की क्या हो जाती है? इसमें देखो एक विद्रोह होता है। क्या होता है? एक विद्रोह सरहिंद के शासकों के द्वारा, ठीक है, सरहिंद के शासकों के यहां जब विरोध होता है उसको दबाने के लिए कौन जाता है? मलिक जमालुद्दीन याकूत। कौन जाता है? मलिक जमालुद्दीन याकूत। इसको दबाने के लिए जब जाता है तो इसकी क्या की जाती है? क्या कर दी जाती है? हत्या। किसकी? मलिक जमालुद्दीन याकूत की। किसकी? मलिक जमालुद्दीन याकूत की क्या कर दी जाती है? इस युद्ध विद्रोह में हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में रजिया ने अल्तुनिया, किससे? अल्तुनिया से शादी की। इसके बाद में क्या किया? रजिया ने किससे विवाह कर लिया? एक व्यक्ति का नाम है अल्तुनिया। इसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह। किसने? भाई याकूत की मृत्यु के बाद में इसने, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से क्या कर लिया? इसने विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। लेकिन लगभग 1200, देखो इसका जो अंतिम जो समय है वो 1240 है,
लेकिन कुछ समय बाद में अर्थात हम कह सकते हैं कि 1240 ईस्वी के आसपास इन दोनों की यानी अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, इन दोनों की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। दोनों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसी के साथ रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो पूरा हो गया। अब इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो आता है अपना बलबन। कौन आता है, बलबन। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसे, बलबन। ठीक है, बलबन। देखो बलबन जैसे ही इसके बाद में देखो, इसके बाद में कुछ 3 शासक और माने जाते हैं जो लगातार शासक रहे, जिनमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे। देखो रजिया सुल्तान के बाद में, ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद में 3 शासक और रहे, बहराम शाह, मोहम्मद शाह एवं जो नासिरुद्दीन जो नामक जो व्यक्ति है, वो इनके 3 प्रमुख शासक रहे। लेकिन वो अयोग्य शासक थे। क्या थे, अयोग्य शासक थे। उसके अलावा जो अंतिम जो शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो तो एक ये बलबन जो था इसकी कठपुतली था। क्या था, बलबन की कठपुतली था। अब इसकी क्या हो गई, हत्या हो गई। इसके बाद में कौन गद्दी पर बैठ गया, बलबन। 1265 ईस्वी में क्या होगा, गद्दी पर बैठ गया। किस पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया। प्रश्न आ सकता है बलबन कब गद्दी पर बैठा, 1265 ईस्वी को। कब गद्दी पर बैठा, 1265 ईस्वी को। देखो इसका नाम एक और आता है, इसका नाम आता है उल्लुग खां। क्या आता है, उल्लुग खां। और ये था कौन, जो ये जो इल्तुतमिश था, इसकी जो चहलगानी यानी हम कह सकते हैं चालीसा, ठीक है, चहलगानी अर्थात चालीसा का ये प्रमुख सदस्य था। चालीसा का क्या था, ये प्रमुख सदस्य। याद रखना ये कौन था, बलबन। इल्तुतमिश की जो चहलगानी अर्थात इसकी जो चालीसा थी उसका या 40 का क्या था, प्रमुख सदस्य था। प्रमुख तुर्की दासों में से प्रमुख प्रसिद्ध या तुर्की इस ये जो दल था इसका प्रमुख ये सदस्य माना जाता था। इसने क्या किया, सबसे पहले एक सैन्य विभाग जिसे हम क्या कहते हैं, दीवाने आरीज। क्या कहते हैं, दीवान ए आरीज या दीवाने आरीज नामक एक सैन्य विभाग का इसने क्या किया, गठन किया। क्या किया, गठन किया। किसने, बलबन ने। ठीक है, दीवान आरीज नामक जो सैन्य विभाग था उसका इसने सबसे पहले क्या कर दिया, गठन कर दिया। किसके लिए, देखो मंगोल आए थे उस समय। कौन आए थे, मंगोल। यहां देख रहे हो मंगोल चंगेज खां। मंगोलों का सामना करने के लिए, किसके लिए, मंगोलों का सामना करने के लिए। प्रश्न आ सकता है, दीवान आरीज यानी जो सैन्य विभाग था उसकी जो स्थापना है वो बलबन ने क्यों की थी, जो मंगोल थे उनका विद्रोह यानी उनका सामना करने के लिए। इसने देखो एक नई पद्धति चला दी जिसे हम कहते हैं सजदा या पाबोस। ठीक है, सजदा या पाबोस नामक इसने नई प्रथा चला दी। और ये प्रथा क्या थी, दरबार में। ठीक है, सजदा या पाबोस का मतलब क्या होता है, दरबार में कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो सबसे पहले वो झुककर उसे प्रणाम करेगा, यानी सम्राट को। ठीक है, कौन को, किसको, बलबन को। सम्राट को झुककर प्रणाम करेगा एवं उनके पैरों को चूमेगा। ये जो प्रथा थी वो किसने प्रारंभ कर दी, बलबन ने। किसने प्रारंभ कर दी, बलबन ने। पूछा जा सकता है सजदा या पाबोस क्या था, झुककर। ठीक है, आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैसे दरबार में जो भी व्यक्ति आएगा वो झुककर प्रणाम करेगा एवं उसके पांव को चूमेगा, ये प्रथा थी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं झुककर पैरों को चूमने की प्रथा, चूमने की प्रथा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है सजदा या पाबोस क्या है। ये दरबार में जो भी व्यक्ति आएगा वो झुककर क्या करेगा, प्रणाम करेगा। उसके अलावा उसके पैरों को, किसके पैरों को चूमेगा, बलबन के पैरों को ये चूमने की जो प्रथा थी वो इसने प्रारंभ कर दी। किसने कर दी, बलबन ने। किसने कर दी, बलबन ने। इसके अलावा जो बलबन था वो दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे का निर्माता भी माना जाता है। किसका माना जाता है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे का निर्माता। ठीक है, ढांचे का
निर्माता कौन माना जाता है? बलबन। कौन माना जाता है? बलबन। ठीक है, एक और प्रश्न आ गया कि प्रशासनिक दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक ढांचे का जो निर्माता है वो कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? बलबन। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक और इसने देखो एक प्रमुख इसके बारे में आएगा, इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। कौन सी? लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसमें क्या होता था? लौह और रक्त की नीति में तात्पर्य इसका, जैसे इसने क्या किया, जो इनके जो विरोधी थे उनको, पुरुषों को तो इसने क्या किया? हत्या कर दी। उसके अलावा उनके पुत्र एवं उनकी पत्नी यानी स्त्रियों को इसने क्या कर लिया? गुलाम बनाया। क्या किया? गुलाम बना दिया। तो इसने किस नीति को अपनाया? लौह और रक्त की नीति को इसने अपनाया। ठीक है, सर्वप्रथम इसने लौह और रक्त को की नीति थी उसे अपनाया। इसके अलावा 1286 में इसकी मृत्यु होगी। कब होगी? 86 कर लेना। 1286 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और इसकी मृत्यु के बाद में जो अमीर थे, जो तुर्की जो अमीर थे, उनमें खूनी संघर्ष प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? इसकी मृत्यु के बाद में, बर्बन की मृत्यु के बाद में जो तुर्की अमीर थे उनमें क्या हो गया? खूनी संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। अब इस खूनी संघर्ष में क्या हुआ कि जो क्यूमर्स था उसकी हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? क्यूमर्स की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ये आप याद रखेंगे, क्यूमर्स की हत्या कर दी गई। और इसकी हत्या करने के बाद में, ठीक है, किसकी? क्यूमर्स की हत्या करने के बाद में यहां पर एक नवीन जो वंश है उसका उद्भव हो गया। किसका? यहां पर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी एक नामक एक व्यक्ति आता है। कौन आता है? जलालुद्दीन खिलजी शासक बन बैठा। क्या? कौन? जलालुद्दीन खिलजी क्या बन बैठा? शासक बन बैठा। और उसने अपने आप को क्या कर दिया? क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी। और इसकी हत्या करके क्या किया? इसने अपने आप को क्या कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी। अब यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना होगी जिसे हम खिलजी वंश कह सकते हैं। क्या? कौन सा कह सकते हैं? खिलजी वंश की इसने स्थापना कर दी। ठीक है, ये आप याद रखना, खिलजी वंश। अब ये बलबन था क्या? इसने कौन कौन सी नीति अपनाई? तो इसके बारे में हम विस्तार से देखें तो बलबन देखो एक ऐसा शासक था जिसने हमेशा सुल्तान यानी राजा को क्या माना? ईश्वर का प्रतिनिधि माना। क्या माना? ईश्वर का इसने प्रतिनिधि माना, यानी स्वयं को इसने क्या माना? ईश्वर का प्रतिनिधि माना। अतः उसके अनुसार राजा जो होता है, सम्राट जो होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसके आदेश पर ही वह यहाँ पर शासन करता है। ठीक है, यानी वो अन्य जनता से एक अलग व्यक्तित्व रखता है। ठीक है, अलग व्यक्तित्व रखता है। ये किसकी मान्यता थी? बलबन की। ठीक है, अलग व्यक्तित्व, ये मान्यता थी किसकी? बलबन की। किसकी मान्यता थी? बलबन की। इसने क्या किया? जो अमीर, क्योंकि उस समय जो भी शासक थे वो सभी क्या थे? अमीरों के कठपुतले बने हुए थे। तो इन्होंने क्या किया? अमीरों के जो विद्रोह को दबाने के लिए, इसने अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए कठोर जो दरबारी अनुशासन था, क्या था? कठोर दरबारी अनुशासन को इसने अपनाया। अनुशासन को इसने अपनाया। और इसके अलावा इसने चोरी डकैती इत्यादि चोरों को इसने सजा दी। डाकुओं को जो इसने सजा दी, क्या करी? डाकुओं को इसने क्या कर दी? सजा देना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा जो बलबन का जो राजत्व जो सिद्धांत है वो हमेशा प्रसिद्ध रहा है। कौन सा? राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत अभी मैंने बताया। राजत्व सिद्धांत में क्या है? ये शासक यानी राजा को क्या मानता था? ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, यानी अन्य लोगों से एक अलग व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को, यानी सम्राट को, राजा को ये मानता था। इसने क्या किया? अब क्योंकि उस समय जो जमींदार थे यानी राजपूत जो जमींदार थे उनको विद्रोह का या उनके द्वारा होने वाले विद्रोह को इसने क्या किया? कुचल दिया। क्या कर दिया? कुचल दिया। ये इनकी क्या थी? उपलब्धियां। क्या थी? उपलब्धियां। अब बलबन के बारे में आज हमने पढ़ा। अब कल हम एक नए वंश के बारे में पढ़ेंगे जो अपना देखा खिलजी वंश। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल। तो
आज ने ये जो देखा, इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा, और बलबन की जो नीतियां थी या बलबन के बारे में आपने पढ़ा। आज का हमारा इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वो आपका क्या रहेगा, देखिए कि रजिया सुल्तान ने किस व्यक्ति से विवाह किया। ठीक है, रजिया सुल्तान ने किस व्यक्ति से विवाह किया, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही जो हमारा शेड्यूल जो पहले से बना हुआ है, हालांकि बहुत से बच्चे इसे अपना नहीं रहे, 3 बार देखना, मतलब पूरा वीडियो देखेंगे आप तभी आपके समझ में आएगा। 3 बार देखोगे अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे नोट्स के लिए बोल रहे हैं, तो उनको नोट्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी जो सेकंड पार्ट से आपका नोट्स मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, धीरे धीरे फिर फर्स्ट यूनिट के आपको एक साथ नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अभी मैं आज ही कोशिश ये करूंगा कि धीरे धीरे आपका सेकंड पार्ट के जितने भी नोट्स यानी 2 वीडियो हुए उनके साथ साथ में आपके नोट्स अपने जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर डाल दिए जाएंगे। तो आज के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। एक आप जवाब जरूर दिया करो ताकि आपका पता चले कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। एक आप पूरे वीडियो को देखें, कम से कम पक्का ये ठान लो कि 3 बार देखना ही है, तो 3 बार देखें। आशा करता हूँ 3 बार आप सभी देखोगे और जो ये प्रयास हो रहा है इसे आप सफल बनाओगे एवं खुद भी आगे बढ़ोगे। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।